Welcome to Romeo Study Zone. Hello my dear students, good evening who are watching this video. एंड लास्ट के हम 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारे फंक्शनल ग्रुप और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करते हैं. ठीक है, हमने आपको बेसिक आइडिया दिया था किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप को. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में बेसिकली आपको मैंने कल बताया था जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपको पहले उनको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद में आप फंक्शनल ग्रुप का पता लगा सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे. जैसे मान के चलो ये आपका आइसोऑक्टेन होता है. क्या नाम होता है इसका? आइसोऑक्टेन. इसका जो नाम होता है नॉट अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ कंपाउंड. वो कैसे? क्योंकि 2 चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ. आइसोऑक्टेन होता आपका CH3 CH, यहाँ पे CH3 लगा दिया मैंने, फिर CH2 लगा दिया, उसके बाद कार्बन ऊपर से एक CH3, साइड में एक CH3 और यहाँ पे एक CH3. अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट देख रहे हो जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे सराउंड किया है, इसको बोलते हैं हम आइसो ग्रुप. क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप. आपको ये बार बार आइसो ग्रुप देखने को मिलेगा और इसी के बेस पर हम जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो देखेंगे कि आप आइसो ग्रुप बोला करोगे इसे. ठीक है. सेकंड जो आपको ये दिख रहा है ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप होता है आपका नियो ग्रुप. क्या नाम होता है? नियो ग्रुप होता है. क्या होता है भाई? नियो ग्रुप होता है. ठीक है, इतना देख लिया था. अब एक होती है हमारा जो मेन टॉपिक है उसका नाम है होमोलोगस सीरीज. क्या है? होमोलोगस सीरीज. तो हम अपना पहला टॉपिक यहाँ पे डाल रहे हैं और जिसको हम बोल रहे हैं होमोलोगस सीरीज. ठीक है, जिसको हिंदी में सक्रियता श्रेणी या फिर कुछ इस नाम से बोलते हैं. तो होमोलोगस सीरीज होती है. अब ये फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है. बेसिकली एक ऐसी सीरीज होती है having the some molecular formulas with same functional group. same functional group मतलब इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है. अब वो कैसे होता है आइए देखते हैं. देखो, अगर मैं एल्केन के लिए देखूं, किसके लिए देखूं? मैं बोल रहा हूं यहाँ पे एल्केन. एल्केन आप जानते हैं, एल्केन का जो जनरल जो रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग करते हैं वो होता है CnH2n+K2. ये आपका CH4 होता है, मीथेन होता है. ये आपका CH3 क्या नाम बन गया इसका? ये आपका मीथेन हो गया. ठीक है, ये आपका इथेन. अगर अभी आपको नेमिंग नहीं देखनी है, आपको मैं केवल और केवल क्या सिखा रहा हूँ? होमोलोगस सीरीज. देखो, ये 1 कार्बन के लिए, ये 2 कार्बन के लिए. अगर मैं 3 कार्बन के लिए बनाऊँ तो देखो इस टाइप से बना सकता हूँ. जहाँ से बेंट हुए पड़े ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे कार्बन का नंबर. किसका नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे कार्बन का नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कर रहे हैं ना? बिल्कुल. हाँ, तो ये प्रोपेन बन गया. क्या बन गया? प्रोपेन बन गया. बन गया ना प्रोपेन. अब उसके बाद देखो, प्रोपेन बनने के बाद में अगर मैं 4 कार्बन के ले लूँ, देखो 4 कार्बन का कैसे? CH3 CH2 CH2 और उसके बाद CH3. ये 4 कार्बन के लिए आपका क्या है? N4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट. क्या बोलते हैं? ब्यूट. और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो यहाँ पे ब्यूटेन बन गया. ये एक पहला कंपाउंड तो इस टाइप से है. ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो सभी में आपका CH4 और ये क्या है आपका CH3, तो C2H6 बोल सकते हैं इसे. इन दोनों में डिफरेंस कितनी यूनिट का है? CH2 यूनिट का डिफरेंस है यहाँ पे. अगर मैंने मीथेन के अंदर CH2 यूनिट ऐड ऑन कर दी तो हमारा क्या बन गया? इथेन बन गया. इथेन के अंदर अगर मैंने अगेन CH2 यूनिट ऐड कर दी तो क्या बन गया? प्रोपेन बन गया.
प्रोपेन के अंदर मैंने CH2 यूनिट और ऐड कर दी तो क्या बन गया यहाँ पे, ब्यूटेन बन गया। इसी टाइप से CH2 यूनिट का जो डिफरेंस होता है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप में, उससे जो सीरीज बनती है उसे क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब यहाँ पे ये बन गया। दूसरा आपका इस टाइप से भी बन सकता है, वो देखो कैसे बन सकता है। दूसरा आपका CH3 यहाँ पे लगा दिया मैंने, उसके बाद यहाँ पे CS हो जाए और यहाँ पर CH3 लटक जाए और यहाँ पर CH3। देखो कार्बन की संख्या अब भी 4 है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन किसके साथ अटैच हो गया, एक ब्रांच की फॉर्म में, साइड चेन की फॉर्म में यहाँ पे अरेंज हो गया। तो यहाँ पे भी ये क्या है, ब्यूटेन है। कैसा ब्यूटेन है ये आपका आइसोब्यूटेन है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये वाला जो ग्रुप होता है, देख रहे हैं ना, ये वाला ग्रुप क्या है, आइसो नाम से बोलते हैं इसे। क्या नाम से बोलते हैं, आइसो। तो आइसो हम पहले लगाएंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे, ब्यूटेन। क्या लगाएंगे, ब्यूटेन। तो ये आपका एक एन ब्यूटेन हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, आइसोब्यूटेन। देखो दोनों ही कंडीशन में, चाहे आप एन ब्यूटेन देख रहे हैं या फिर आइसोब्यूटेन देख रहे हैं, दोनों में देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, 1 2 3 4, 4 तो कार्बन है और 3 2 5 तो 7, 7 और 3 10, हाइड्रोजन कितने, 10। यहाँ पे भी देखो आपके इतने ही कार्बन है और इतने ही क्या है, हाइड्रोजन है। बस डिफरेंस किसका है, डिफरेंस किसका है, इनकी स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। बोलो इतनी चीजें समझ में आई आपको। तो ये होती है आपकी, क्या होती है, हाँ ये होती है आपकी होमोलोगस सीरीज, जहां पर आपके होमोलोगस सीरीज में कितने यूनिट का डिफरेंस होता है, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है भाई, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। अब मैं आपके लिए कुछ जनरल फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, सम जनरल फॉर्मूला जो आपके लिए याद रखने पड़ेंगे आपको थोड़े से। तो देखो अगला जो पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, सम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। कुछ एक दो को तो आप जानते होंगे और जिनको नहीं जानते उनको आप जान जाओगे। देखो जो आपका पहला है, पहला देखो जैसे आपका CnH2n प्लस K2 क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एल्केन को रिप्रेजेंट करता है ना, जिनको हम पैराफिन्स के नाम से भी बुलाते हैं। मैंने आपको ये स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि ये लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम एल्केन बोलते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपका दूसरा होता है जो आपका CnH2n होता है, जो आपके लिए एल्कीन के लिए होता है। किसके लिए होता है, एल्कीन के लिए। इतना तो आपने 10th और 11th में पढ़ा होगा, लेकिन ये एल्कीन के साथ भी साइक्लो एल्केन के साथ होता है। किसके साथ होता है, साइक्लो एल्केन के लिए भी होता है। एल्केन बोला मैंने, ये एल्कीन नहीं बोला है। तीसरा आपका CnH2n माइनस K2, ये किसके लिए होता है, एल्क्वाइन के लिए, LYNE के लिए होता है। दूसरा ये डाईइन्स के लिए भी होता है, डाईइन्स के लिए भी होता है। और आपका साइक्लो एल्कीन के लिए होता है। मैंने ऊपर का साइक्लो एल्कीन लिखा, एल्केन लिखा है, जबकि ये क्या है आपका साइक्लो एल्कीन है, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखो ये आपका एल्काइन के लिए होगा और साइक्लो एल्कीन्स के लिए हो गया और आपका डाइन्स के लिए हो गया। अब दूसरा है आपका जो नंबर 4 है CnH2n प्लस K2 और साथ में ऑक्सीजन लग जाए, ये होता है एल्कोहल्स का। किसका होता है, एल्कोहल, साथ में किसका, ईथर्स का, ठीक है। उसके बाद पांचवा CnH2NO, ये होता है एल्डेहाइड का, कीटोन का, और डबल बॉन्ड के साथ EN और ON लग जाए,
इनके लिए होता है। अगर आपका एल्कोहलिक ग्रुप है डबल बॉन्ड के साथ, तब आपका क्या लगता है CnH2n। C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर क्या है, कार्बन का नंबर डबल है, ठीक है। और जो एड ऑन हो रहे हैं, प्लस के हो रहे हैं, माइनस के हो रहे हैं, उनके संग ऑक्सीजन, यह आप खुद पता लगा लोगे। छठा है आपका कुछ CnH2n के नाम से, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए और ईथर्स के लिए। किसके लिए होता है, ईथर्स के लिए, और भी बहुत सारे होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो सेवंथ होता है आपका CnH2n प्लस के 3 और यहाँ पे n, ये होता है आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस के लिए। मैंने आपको बताया था ना एमाइंस के जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों डिग्री आपके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका CnH2n माइनस के 1 और n, ये होता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड के लिए। साइनाइड और आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए ये आपकी जनरल फॉर्मूलेज होते हैं, जो मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे नोट डाउन कराए हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा आपकी होमोलोगस सीरीज है, कौन सी आपकी होमोलोगस सीरीज नहीं है, ठीक है। अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे CnH2n प्लस के 2 है एल्केन के लिए, CnH2n है एल्कीन के लिए, साइक्लो एल्केन के लिए, ये एल्केन लिखा मैंने, और नीचे वाले में साइक्लो एल्कीन के लिए लिखा है, ठीक है। उसके बाद CnH2n प्लस के 2 है एल्कोहल के लिए, ईथर्स के लिए भी होता है, ये एल्डिहाइड कीटोन और डबल बॉन्ड के साथ एल्कोहलिक ग्रुप में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तब आपका CnH2nO होता है। उसके बाद CnH2nO2 एसिड्स के लिए होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं आपके, ईथर्स के लिए होता है CnH2n प्लस के 3n, 1 डिग्री 2 डिग्री एमाइन 3 डिग्री एमाइन के लिए होता है। CnH2n माइनस के 1 और n आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये साइनाइड होता है और आइसोसाइनाइड के लिए होता है। ये आपके कुछ जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको थोड़े से एक बार याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे हम जैसे जैसे एक एक फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा इनको, ताकि आपको ये आगे दिक्कत ना दें, ठीक है भाई। अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं आइसोमर की बात करूं तो देखो, अगर मेरे पास 5 कार्बन है और एल्केन के लिए मुझे क्या बनाने, आइसोमर बनाने, आइसोमर बनाने। तो देखो 5 कार्बन को ऐसे अरेंज करूंगा, 1 2 3 4 और 5 करूंगा ना। यहाँ पर इनके साथ हाइड्रोजन होंगे नहीं होंगे, 3 हाइड्रोजन इसके साथ हो गए, बिल्कुल हो गए ना, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसके साथ हो गए, 2 इसके साथ हो गए, 2 इसके साथ हो गए और 3 इसके साथ हो गए ना। बिल्कुल स्टेट चेन दिख रही नहीं आपको। तो ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, और ये नॉर्मल चेन है, मतलब ये स्ट्रेट चेन है तो यहाँ पर एन लगा दिया मैंने। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि इस टाइप का आपका पेंटेन बन सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, और यहाँ पर ये कार्बन मैं लटका दूँ। अगर मैंने ये कार्बन यहाँ पे लटका दिया तो CH3 यहाँ पे बन जाएगा, CH3 यहाँ पे बन जाएगा, CH यहाँ पे बन जाएगा ऊपर, और यहाँ पर CH2 यहाँ पे बन जाएगा, और CH3 यहाँ पे बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा ना। देखो ये ग्रुप क्या कहलाता है, ये ग्रुप क्या बोला था मैंने, आइसो ग्रुप। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, आइसोपेंटेन। क्या बन जाएगा, आइसोपेंटेन, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था आपको ये वाला, ठीक है। ये 2 स्ट्रक्चर हो गए ना आपकी इसकी। अब तीसरी जो स्ट्रक्चर है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे CH3 लटक जाए, यहाँ पे भी CH3 लटक जाए, यहाँ पे भी CH3 हो और यहाँ पे भी CH3 हो। तो देखो इस वाले में क्या बनता है, नियो। अब ये ध्यान रखना कि वहाँ पे CH2 इसीलिए लिख रखा है क्योंकि ये कनेक्ट हो रहा है इसके साथ, आगे भी चेन बढ़ रही है ना, लेकिन यहाँ पर तो चेन बढ़ नहीं रही है ना। तो ये कंप्लीट देखो 1 2 3 4 5 है, तो ये पेंटेन, क्या नाम है इसका, पेंटेन। लेकिन ये कौन सा है, नियो वाला, कौन सा है, नियो पेंटेन, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, C5, तीनों कंडीशन में देखो आप
N में भी देखो, आइसो में भी देखो और नियो में भी देखो, तीनों कंडीशन में जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है, C5H12। कितना आ रहा है, C5H12, C5H12। तो ये क्या हुए, इनके आइसोमर हुए। क्या हुए, आइसोमर। ध्यान रहे ये आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन यहाँ पर दूसरा कोई एक कार्बन के लिए नहीं है, दूसरा कार्बन के लिए, सभी पांचों कार्बन के लिए ये आइसोमर है, नॉट ए होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, होमोलोगस सीरीज और आइसोमर्स के बीच में। आई थिंक आपको जो दोनों टर्म्स थे उनके बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स देता हूं जहां पे आपको आइडेंटिफाई करने कि होमोलोगस सीरीज कौन सी है कौन सी नहीं है। एक बार कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपके लिए मैंने कुछ यहाँ पर होमोलोगस कुछ सीरीज बताई हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर ये आपकी होमोलोगस सीरीज है या फिर नहीं है। देखो जैसे मैं CnH2n है आपका, ये एल्कीन के लिए भी होता है और साइक्लो एल्केन के लिए भी होता है। मतलब कार्बन का और हाइड्रोजन का नंबर, कार्बन का जो नंबर है वो हाफ होता है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर डबल होता है यहाँ पर कार्बन के नंबर से। अब हमने साइक्लोहेक्सेन बनाया, मैंने एक कार्बन यहाँ पे, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। देखो C4H8 बन रहा है। अगर मैं 4-5 कार्बन के लिए बनाऊँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, पेंट, साइक्लोपेंटेन बन गया। साइक्लोपेंटेन में देखो आपका C5H10। तो डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, कितनी यूनिट का है, CH2 यूनिट का आ रहा है। उसके बाद मैंने साइक्लोहेक्सेन बनाया जहाँ पर C6H12, यूनिट कितना का डिफरेंस आ रहा है, CH2। मतलब यहाँ पर ये सीरीज क्या है आपकी, एक होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए इनमें। इसके बाद एल्कोहल है। एल्कोहल देख, कार्बन का नंबर, उसका हाइड्रोजन का नंबर उसका डबल हो जाएगा, प्लस के 2 और ऐड करो और ऑक्सीजन। देखो ये आपका 1 2 कार्बन के साथ OH लटका हुआ है, तो ये क्या बन गया, इथेनॉल। उसके बाद 1 2 3 कार्बन के लिए, 1 2 3 4 कार्बन के लिए। तो देखो ये 2 कार्बन के लिए है, ये 3 कार्बन के लिए है, ये 4 कार्बन के लिए है। तो यहाँ पर सेम फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये होमोलोगस सीरीज है। ये वाली क्या तुम्हारी होमोलोगस सीरीज है। उसके बाद इनमें आइडेंटिफाई करना आपको कि कौन सी होमोलोगस सीरीज है या फिर कौन सी नहीं है। देखो कार्बन की संख्या काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पे, 5 कार्बन यहाँ पे और 6 कार्बन यहाँ पे। तो ये क्या है आपकी होमोलोगस सीरीज, क्योंकि सभी एल्केन फंक्शनल ग्रुप से यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो पहला आपका क्या है, होमोलोगस सीरीज है। दूसरा देखो OH है, कितने कार्बन के लिए, 1 2 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए, 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन के लिए। सभी का फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो दूसरा वाला भी आपकी होमोलोगस सीरीज है। तीसरा देखो NH2। NH2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे बताओ, 1 डिग्री एमाइन है ना, ये 1 डिग्री एमाइन बताया था मैंने कल फंक्शनल ग्रुप। ये 1 डिग्री एमाइन है। NH क्या है आपका, 2 डिग्री एमाइन है। और तीसरा क्या है आपका बताओ, N, ये है आपका 3 डिग्री एमाइन। तो 3 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन और 2 डिग्री एमाइन, तीनों अलग ही आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जबकि होमोलोगस सीरीज में क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। तो आपकी ये होमोलोगस सीरीज नहीं है। क्या नहीं है, होमोलोगस सीरीज नहीं है। अब चौथा देखो, सभी में OH लटका हुआ है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि बेंजीन के ऊपर जब OH लटका होता है तो इसको हम बुलाते हैं फिनोल, और फिनोल एक अलग फंक्शनल ग्रुप है। जबकि यहाँ पे बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, यहाँ पे भी बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है। ये दोनों तो क्या है आपके एल्कोहल हैं, दोनों तो क्या है एल्कोहल हैं, लेकिन फिनोल अलग है। तो ये अलग आपकी सीरीज बन गई, तो इसीलिए ये आपकी कैसी सीरीज नहीं है, होमोलोगस सीरीज नहीं है। उसके बाद देखो पांचवा में देखो, आप देख रहे हो डबल बॉन्ड है सभी जगह पे, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 कार्बन है। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 कार्बन है। मतलब कार्बन की नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, भाई चेंज तो आना चाहिए ना, तभी तो सीरीज बनेगी। तो ये कैसी सीरीज नहीं है आपकी, होमोलोगस सीरीज नहीं है। उसके बाद अगला वाला, ये NH2 है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन के लिए।
1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए। ये कितने के लिए? 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन के लिए। तो यहाँ पर ये आपका 1 डिग्री एमाइन ग्रुप है, तो इसलिए ये होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोऑक्टेन है, सभी में आपका साइक्लोएल्केन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आपकी होमोलोगस सीरीज है। उसके बाद देखो ये वाला एट वाले में देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन है ना। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और 1 6। यहाँ पर कितने कार्बन है आपके? 4 कार्बन है, यहाँ पर आपके 5 कार्बन है और यहाँ पर 6 कार्बन है। तो देखो ये होमोलोगस सीरीज है या फिर नहीं है? इनमें आपका कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है बताओ? ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा पाया जा रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। ये आपका कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है? इनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है। देखो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था यहाँ से, तो अब देखो मैंने वैसे तो बता दिया आपको, पहले भी आपने एक बार देख लीजिए इनको, अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये आपका फिनोल है, ये फिनोल ग्रुप है, ये आपके दोनों एल्कोहलिक ग्रुप हैं, तो ये आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, इसीलिए ये होमोलोगस सीरीज नहीं है। यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है बेसिक ये एल्कीन ग्रुप से, लेकिन कार्बन की नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है, होमोलोगस सीरीज नहीं है। ये आपका 3 कार्बन के लिए 1 डिग्री एमाइन, 4 कार्बन के लिए 1 डिग्री एमाइन, 5 कार्बन के लिए 1 डिग्री एमाइन, तो ये क्या है? आपका होमोलोगस सीरीज है। यहाँ पे देखो ये साइक्लो एल्केन से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं? साइक्लो एल्केन से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? आपका होमोलोगस सीरीज है। क्या है? होमोलोगस सीरीज है। इसके बाद देखो यहाँ पे 4 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ट्रिपल बॉन्ड वाला। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है बताओ? एल्काइन। कौन सा होता है? एल्काइन, YNE। तो यहाँ पर ये क्या है? आपकी होमोलोगस सीरीज है। उसके बाद CH3CN कौन सा ग्रुप है? ये साइनो ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है। देखो 2 कार्बन के लिए साइनाइड ग्रुप है, 3 कार्बन के लिए साइनाइड ग्रुप है। अगला देखो 1 2 3, लेकिन यहाँ पर साइनाइड ग्रुप नहीं है ये। अब की बार बॉन्डिंग किससे है? आइसोसाइनाइड से। किससे है? आइसोसाइनाइड से। और साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों ही क्या होते हैं? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है, तो मतलब ये भी आपकी होमोलोगस सीरीज नहीं है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके फंक्शनल ग्रुप के बेस पर अगर आपका सेम होना चाहिए, उसमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए CH2 यूनिट का, तभी आप होमोलोगस सीरीज का पता लगा सकते हैं। तो ये हुई आपकी होमोलोगस सीरीज यहाँ पे कंप्लीट। तो एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया कि होमोलोगस सीरीज होती क्या है, क्या आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर और होमोलोगस सीरीज में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अब इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, डुअल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसको हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। देखो अब होमोलोगस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद में एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या नाम है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। आपको ये तो पता होगा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, पता है ना। अब देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम होता है इसका? इसका कॉमन नेम क्या होता है? इथाइलिन। क्या होता है? इथाइलिन होता है। ठीक है, जबकि एक दूसरा होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका क्या नाम होता है? एसिटाइलिन। क्या नाम होता है? एसिटाइलिन। ये 2 कॉमन नाम आपको ध्यान रखने। ठीक है, अब ये दोनों जो मैंने आपके लिए लिखाए हैं, ये कैसे हैं आपके? सैचुरेटेड हैं या फिर अनसैचुरेटेड हैं? अनसैचुरेटेड हैं। ये कैसे हैं आपके? ये दोनों अनसैचुरेटेड हैं। कैसे हाइड्रोकार्बन है? ये अनसैचुरेटेड हैं। जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो सैचुरेटेड होता है, जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है? सैचुरेटेड होता है। ठीक है, अब देखो
ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के साथ जो बॉन्ड कंपाउंड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखो इनको सैचुरेटेड बनाने के लिए जितने H2 मॉलिक्यूल की यूनिट मेरे को एड ऑन करनी पड़ती है वही इनकी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहलाता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, इस वाले को जो दूसरा पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो देखो एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड ऑन हो जाएगा, एक इसके साथ हो जाएगा ना। तो बताओ कितने H2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं ना। तो क्या बनेगा आपका CH3 यही बनेगा ना, सिंगल बॉन्ड। कैसा बन गया आपका ये, सैचुरेटेड बन गया। क्या बन गया, सैचुरेटेड बन गया। यहाँ पे जितने आपको H2 मॉलिक्यूल ऐड ऑन किए गए हैं उनका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना बनेगा, बताओ कितने ऐड किए मैंने, 1 किया है, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। दूसरा देखो, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर एक H इधर लगाना पड़ेगा, एक H इधर लगाना पड़ेगा। इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक H यहाँ पे लगाना पड़ेगा और एक H यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फाइनली मैंने कितने यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल ऐड किए, बताओ 2 किए। कितने किए, 2। यहाँ पर 2 H2 मॉलिक्यूल मैंने ऐड ऑन किए, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 2। कितना बन जाएगा, 2। तो फाइनली आपको समझ में आ गया, ये जनरल तरीका है इनका, क्या है, जनरल तरीका। और आपका क्या बन जाएगा, अगेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या बन जाएगा, जिसका नाम क्या होता है, ईथेन। क्या बनता है, ईथेन। वो आप सीख जाओगे जब हम नेमिंग सिखाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है कहाँ से, पाई बॉन्ड से, और जितने H2 मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड ऑन करने पड़ते हैं मेरे को, उसे ही क्या बोलते हैं हम, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन कैसे लिखूंगा इसकी, द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल कनेक्ट टू एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड टू फॉर्म ए ओपन चेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओपन चेन होनी चाहिए उसकी। साइक्लो भी है तो उसको किस में ब्रेक करना पड़ेगा, ओपन में, ठीक है। ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको ही क्या बोलते हैं हम, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं, या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी डेफिनेशन किसकी, हाँ किसकी डेफिनेशन होती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब इसमें मेरे को बताओ, इतना तो आपको पता चल गया होगा। देखो यहाँ पे ये आपका साइक्लोब्यूटेन है, क्या है आपका, ये साइक्लोब्यूटेन है, दिख रहा है ना आपको, साइक्लोब्यूटेन है। तो यहाँ पर इसको मेरे को ओपन चेन सैचुरेटेड में तोड़ना है। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। बताओ यहाँ पे CH2 है ना, सभी जगह है या फिर नहीं है भाई, बिल्कुल है, CH2 है ना। अगर यहाँ पे CH2 है, अगर मेरे को ओपन चेन बनानी है तो ये बॉन्ड मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाला करना पड़ेगा ना। अगर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3। मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, अब तो ये ऐसे यूँ है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ। अब सीधा करेंगे तो ये CH3 हो गया, उसके बाद कौन आ रहा है, CH2 आ गया, उसके बाद फिर CH2 आ गया, और फाइनली कौन आ गया, CH3 आ गया। बताओ नाम क्या बन गया इसका, N-ब्यूटेन। क्या बन गया, N-ब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन से क्या बना दिया मैंने, क्या बना दिया, N-ब्यूटेन बन गया। बताओ कितने H2 मॉलिक्यूल मैंने ऐड ऑन किए यहाँ पे, कितने किए, 2 किए ना, एक ही तो किया, एक H2 मॉलिक्यूल किया ना। तो यहाँ पर इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, बताओ, 1। कितना हो गया, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ये तो आपका जनरल तरीका है, ठीक है, आइडेंटिफाई करने का, जो हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान के चलो अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड भी हो जाते हैं। जैसे मान के चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ बेंजीन का, चौथा एग्जाम्पल है, हाँ 5वां कंसिडर करते हैं इसे, चौथा 5वां, नंबरिंग आपको ध्यान रखना। बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। बेंजीन कुछ इस टाइप से होता है, एक
हेक्सेन बना, उस पे अल्टरनेटिव पोजीशन पर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं नहीं होते हैं। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का आपका एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का। वो होता है नंबर ऑफ पाई प्लस के रिंग, मतलब कितनी रिंग बन रही है और कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं, वो उसके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का पता लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर रिंग कितनी बन रही हैं, कितनी रिंग बन रही है यहाँ पे बताओ, एक रिंग बन रही है ना भाई, एक ही तो रिंग है पूरी ये वाली, एक तो इसमें रिंग हो गई ना, एक पाई बॉन्ड ये, दो पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड ये, तो कितना हो गया यहाँ पे 4, कितना हो गया 4। इस टाइप से भी आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला है वो है आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का ही, इससे भी आप निकाल सकते हैं कार्बन का नंबर, उसमें 1 प्लस कर दो, माइनस के हाइड्रोजन की संख्या, हैलाइड की संख्या है तो उसमें प्लस करो, नाइट्रोजन की संख्या को माइनस करो और इसको डिवाइड कर दो 2 से। ये भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का एक बहुत सुंदर फॉर्मूला है। ठीक है भाई, ये कौन सा फॉर्मूला आपका सेकंड फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे इसको अप्लाई करके देखते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है नहीं होता भाई, होता है ना। यहाँ पे C6H6 इसका फॉर्मूला है। कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पे बताओ, 6 है ना, कार्बन की संख्या कितनी है 6, तो 6 प्लस के 1 हो गया, माइनस मैंने डाला यहाँ पे, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6, कोई भी आपका यहाँ पर हेलोजन नहीं है, कोई भी आपका नाइट्रोजन नहीं है, डिवाइड करो इसे 2 से, तो यहाँ पर देखो 6 और 1 7 होते हैं ना, माइनस के ये कितना आ जाएगा 3, अगेन देखो कितना आ गया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 आ रहा है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ रिंग पता हो, पाई बॉन्ड हो, उसके थ्रू भी आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपका सेकंड फॉर्मूला तो मैंने डेराइव करके दे ही दिया, जहां पर आपको कार्बन नंबर को प्लस करना 1 से और हाइड्रोजन की संख्या को प्लस करना है और हेलोजन को ऐड करना अगर है तो, नहीं है तो नेगलेक्ट करना, और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से रिप्रेजेंट करना और डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आपको, क्लियर। उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। अब तो बिल्कुल आसान है, आप खुद समझ जाएंगे। देखो अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जैसे नेफ्थालीन। क्या ले रहे हैं, नेफ्थालीन। ये छठा एग्जाम्पल है शायद आपका, नेफ्थालीन। नेफ्थालीन क्या होता है, जब आपकी 2 बेंजीन रिंग आपस में क्या बना देती है, कनेक्ट हो जाती है। ये क्या बन गया यहाँ पे, नेफ्थालीन बन गया। क्या बन गया, नेफ्थालीन। अब नेफ्थालीन में आपको पता होगा कि अल्टरनेटिव पोजीशन पर, ये तो मैंने सर्किल से इसमें भीतर रिंग लगा दी, लेकिन मैं अल्टरनेटिव पोजीशन पर जाऊं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, ये छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये छोड़ दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ठीक है, अब देखो पहला वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं ना। 5 तो है पाई बॉन्ड, प्लस के एक रिंग ये वाली है, दूसरी रिंग ये वाली है, तो 5 और 2 कितने बन गए यहाँ पर 7। इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो कितना आया 7। कितना आया 7। इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, फॉर्मूला होता है इसका C10H8। अगर इस वाले फॉर्मूले से हम फॉर्मूला अप्लाई करके देखें तो कार्बन का नंबर कितना है यहाँ पे 10 प्लस के 1 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बताओ 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 4 आएगा। 11 माइनस के 4 कितना आता है बताओ 7 आता है ना। तो ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का हमारा बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है। कॉपी नाउ। तो आपको ये नेफ्थालीन का पता चला, दोनों फॉर्मूला आपके लिए बेनिफिशियल हैं जिनके थ्रू आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ और मैं एग्जांपल्स कंसीडर करने जा रहा हूं जिनमें आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। मान के चलो ये है आपका, इसमें आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। देखो कितनी साइकिल है यहाँ पे, कितनी साइकिल दिख रही है, एक साइकिल दिख रही है और एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, एक रिंग दिख रही है और एक क्या दिख रहा है पाई बॉन्ड दिख रहा है। तो एक और एक कितने होते हैं 11 नहीं, कितने होते हैं 2। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना बन गया 2 बन गया। इसी टाइप से एक और अच्छा सा सुंदर सा उदाहरण है जिसको यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ मैं।
सॉरी, थोड़ा सा सही तरीके से बनाते हैं इसको। प्रिज्म, ठीक है। ये आपका प्रिज्मैन है। क्या नाम होता है इसका? प्रिज्मैन। प्रिज्मैन जिसका फॉर्मूला अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। वैसे ही आइसोमर होता है बेंजीन का। देखिए कैसे, थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिए। अगर आपको इस टाइप का कोई बॉक्स वगैरह दिखे, क्यूब दिखे या फिर प्रिज्म दिखाए, जैसे इसका प्रिज्म बन रहा है ये है ना, तो प्रिज्म क्या होता है, यहाँ पे ये 3 फेस हैं इसके, मतलब कितने फेस है? 5 फेस हैं ये। मतलब कोई आपका एक ट्राइंगल है इस टाइप का, एक ट्राइंगल है, जैसे मान चलो कोई कमरा काट रखा आपने, कमरा काट दिया ऐसे यूं, तो एक फेस, 2 फेस और सामने वाला फेस 3 हो गए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। कितने फेस हो गए यहाँ पे? 5। कितने फेस हो गए? 5। तो यहाँ पे 5 फेस होते हैं और बॉक्स कितना है? 1। तो यहाँ पर कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। सीन्स आप इसका फॉर्मूला भी बता सकते हैं। देखो यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन है यहाँ पे। कार्बन कितने अटैच है, कितना डिग्री कार्बन है? 1 2 3, 3 डिग्री है। अगर 3 डिग्री है तो यहाँ पे इसके साथ कितना हाइड्रोजन होगा। ऐसे कितने कार्बन है यहाँ पे? 3 4 5 6, मतलब 6। इसका फॉर्मूला क्या बन गया? C6H6, जो बेंजीन का एक आइसोमर है। क्या है? बेंजीन का एक क्या है? आइसोमर है। तो अगर आप पहला फॉर्मूला कैसे लगाना है आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का इस वाली कंडीशन में, कैसे लगाना है? नंबर ऑफ फेसिस, नंबर ऑफ फेसिस, जितने आपके क्यूबिक स्ट्रक्चर या फिर कोई भी आपकी क्लोज स्ट्रक्चर है उसमें आपको नंबर ऑफ फेस लेने हैं, माइनस करना है आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस, मतलब कितने बॉक्सेस हैं। तो अगेन आपका ये फॉर्मूला डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का बन चुका है। अगर आप इस वाले फॉर्मूले से जाए तो कार्बन का नंबर 6 है, प्लस के 1 है, माइनस के हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 6/2, कोई माइनस पॉजिटिव नहीं है उधर की साइड, तो कितना बनेगा बताओ? अगेन कितना बनेगा भाई? 6 और 1 7 होते हैं, 7 माइनस के 3। अगेन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ पे? 4। कितना आ गया? 4। तो आई थिंक आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का पता चल गया होगा। ठीक है, पता चला कुछ? तो ये होता है आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जहां पर पहला फॉर्मूला आप डायरेक्टली रिंग और पाई बॉन्ड की लोकेशन का पता करके वहां पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। देखो अब कुछ और एग्जाम्पल कंसिडर करके देखते हैं, जहां पे हम आपको बताएंगे। ये आपका एक क्यूब है, ठीक है, एक हमारा जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताना है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताने के लिए मैं क्या कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे? पहले बताओ क्या कैलकुलेट करूंगा? ये आपको बॉक्स दिख रहा है, अगर आपको बॉक्स दिख रहा है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, जितने आपके फेस हैं, नंबर ऑफ फेस माइनस के नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो कितने फेस होते हैं? एक क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं ना। एक कोई आपका रूम है, आपके चारों साइड्स हो गए, एक रूफ हो गया और एक, हाँ कितने हो गए यहाँ पे? 6। कितने हो गए? 6 माइनस के एक बॉक्स से तो कितना आ गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? 5। इसका फॉर्मूला बता सकते हैं आप। अगेन देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है कितने डिग्री है? ये 3 डिग्री है। तो यहाँ पर इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? कितने होंगे? एक हाइड्रोजन अटैच होगा। आपका फॉर्मूला कितना बनेगा? 8 और H कितना बन जाएगा बताओ? 8। कितना बन जाएगा? 8। कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब के? 8 कॉर्नर होते हैं और 6 क्या होते हैं? फेस होते हैं। क्या होते हैं? 6 फेस और 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके देखता हूँ वो वाला। तो 8 प्लस के 1 माइनस के 8/2, तो 4 5 9 माइनस के 4, कितना अगेन आ गया? 5। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर?
नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दो टाइप के कंपाउंड्स और होते हैं जो साइक्लो कंपाउंड होते हैं, जिनको मैं, एक होता है आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके पहला होता है आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड और दूसरा होता है स्पायरो कंपाउंड। क्या होते हैं, एक बाईसाइक्लो कंपाउंड और एक आपका स्पायरो कंपाउंड्स। ये आपके बेसिकली रिंग टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। अब देखो मैं एग्जांपल, वैसे डेफिनेशन वगैरह तो कुछ नहीं लिखा रहा मैं, आप खुद समझ जाओगे। देखो एक रिंग ये है और दूसरी रिंग ये है, यहाँ पे एक फेस कॉमन है ना इन दोनों रिंग के लिए, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन के साथ जो एक फेस कॉमन होता है किन्हीं दो रिंग्स का, उसे क्या बोलते हैं हम, बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो एक साइकिल ये बन गई, दूसरी साइकिल ये बन गई ना, ये क्या बन गया आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया। दूसरा देखो, दूसरा जैसे ये है आपका ए साइकिल ये बन गई, दूसरी साइकिल ये बन गई, ये वाला फेस इनके बीच में कॉमन है या फिर नहीं है, कॉमन है ना, ये कैसा कंपाउंड है आपका, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। उसके बाद जैसे और दूसरा देखते हैं हम, ये आपकी साइक्लोहेक्सेन है, उसके बाद यहाँ पे पेंटेन अटैच कर देते, तो ये वाला फेस यहाँ पे क्या है, कॉमन है। उसके बाद देखो एक ये वाला ले लेते हैं हम, है ना, इसके बाद यहाँ पे ऐसे यूँ, तो ये वाला फेस कॉमन है इनके बीच में, ठीक है। उसके बाद एक डबल साइक्लोहेक्सेन और ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ ले लिया, ये भी क्या है आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है। क्या है, बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो इनमें क्या होता है, एक फेस कॉमन होता है, क्या होता है, एक फेस कॉमन होता है। जबकि स्पायरो कंपाउंड क्या होते हैं, स्पायरो कंपाउंड में देखो एक कार्बन दो रिंग के लिए कॉमन होता है। देखो कैसे होता है, जैसे मान के चलो ये आपका एक ये बना और ऐसे यूं, तो जो ये वाला कार्बन है इन दोनों रिंग्स के लिए कॉमन है, इस वाली के लिए भी, इस वाली के लिए भी। तो ये कौन सा कंपाउंड होता है आपका, स्पायरो कंपाउंड होता है, जहां पर एक कार्बन एटम किन्हीं दो रिंग के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। वो कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं, स्पायरो कंपाउंड। कौन से, स्पायरो कंपाउंड। और दूसरे देखते हैं, देखो ये बना आपका कुछ इस टाइप का बन गया, और उसके बाद यहाँ पे और कुछ मैंने जोड़ दिया, देखो थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये कार्बन क्या है, इन दोनों के लिए कॉमन है। उसके बाद देख लेते हैं हम जैसे एक और, ठीक है, ये वाला है, यहाँ पर ये हमने इसको पेंटागन बना दिया, तो ये वाला कार्बन इनके लिए कॉमन है। तो ये क्या होते हैं, स्पायरो कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, स्पायरो कंपाउंड होते हैं। यहाँ पर एक कार्बन क्या होता है, कॉमन होता है। अगर मैं इनके डेफिनेशन ही लिखाना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं, द मॉलिक्यूल्स, अगर मैं बाईसाइक्लो कंपाउंड की लिखूँ डेफिनेशन, द मॉलिक्यूल्स विच द टू, बाईसाइक्लो की लिख रहा हूँ यहाँ पे, द मॉलिक्यूल्स which the two rings are connected, two rings are connected by two carbon atoms, two carbon atoms, जिनको क्या बोलते हैं हम, ब्रिज हेड, कॉल्ड ब्रिज हेड, जिसको मैं कॉमन फेस बोलता हूँ, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड बोलते हैं। तो ये क्या है आपके ब्रिज हेड बने हुए हैं। क्या बने हुए, ब्रिज हेड। ये क्या है आपकी, किसकी डेफिनेशन है भाई, ये आपकी स्पायरो कंपाउंड की है, ये होते हैं स्पायरो कंपाउंड। अगर मैं बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होती है, किसके हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड की डेफिनेशन है। अगर मैं स्पायरो कंपाउंड की लिखने जाऊं तो इतना डिफरेंस हो जाएगा, द मॉलिक्यूल, आप लिख सकते हैं मेरे साथ, द मॉलिक्यूल्स विच द टू साइक्लिक रिंग्स, द मॉलिक्यूल्स विच द टू साइक्लिक रिंग्स
विच द टू साइक्लिक रिंग्स connected through a single carbon atom, connected through a single carbon atom, उनको क्या बोलते हैं हम? स्पायरो कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पायरो कंपाउंड्स बोलते हैं। तो यही डिफरेंस होता है आपके दोनों टाइप के जो रिंग कंपाउंड्स होते हैं, एक आपका बाईसाइक्लो होता है और आपका एक दूसरा कौन सा होता है? स्पायरो कंपाउंड होता है। ठीक है, अब हम कंपेयर करने जाते हैं। आखिर हमने सीख तो लिया कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, लेकिन इस चीज़ से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला, इस चीज़ को हम और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो, जैसे हम एक कंपाउंड लेते हैं, आपको शायद ध्यान भी होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ाया था, C4H6 एक कंपाउंड लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं जिसका नाम है C4H6। ठीक है, C4H6। इस कंपाउंड के लिए अगर आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? कार्बन की नंबर कितनी है? 4, 4 प्लस के 1 माइनस के 6/2, तो कितना बन जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? 5 माइनस के 3 दैट इज 2। इसका डबल इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 ही आएगा ना। अब इस 2 से क्या पॉसिबल है? हमने पढ़ा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, पाई बॉन्ड या फिर आपके रिंग जनरेट हो। 2 या तो आपके पाई बॉन्ड बन सकते हैं या आपके 2 रिंग बन सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है आपकी एक रिंग बन जाए और एक क्या बन जाए? पाई बॉन्ड बन जाए। यही तो पॉसिबिलिटी है इनसे जो कंपाउंड फॉर्म होंगे, यही पॉसिबिलिटी है ना। अब देखो, अगर मैं 2 पाई बॉन्ड बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? 2 पाई बॉन्ड बनाता हूँ, तो देखो हम पाई बॉन्ड किसके लिए बना सकते हैं? एल्काइन के लिए बना सकते हैं, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। कार्बन कितने? 4 हैं, तो 1 2 3 और एक 4 कार्बन ले लिए मैंने। ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी किसी पोजीशन पर लगा सकते हैं आप। यहाँ पे लगा दिया आपने, लगा दिया ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? CH हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? CH2 हो जाएगा और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। 3 तो 5 और एक 6 आपके हाइड्रोजन और कार्बन कितने हो गए? 4 हो गए ना। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ? 2 ही आ रहा है ना, 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना? 2 आ गया। उसके बाद और इनकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं आप। जैसे अब की बार में कार्बन ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे अब की बार मैंने बीच में क्या लगा दिया? ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो इसकी वैलेंसी और इस कार्बन वैलेंसी कंप्लीट होगी, तो टर्मिनल एंड पर क्या हो जाएगा आपका? CH3 लग जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आया? ये आ गया। ये पॉसिबल है। ठीक है, अब दूसरा, डबल बॉन्ड डाईइंस भी बन जाए। डाईइंस कैसे? डबल बॉन्ड 2 जगह लग जाए, तो देखो 1 2 3 और एक 4। उसके बाद डबल बॉन्ड एक यहाँ पे लगा दिया मैंने, एक यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा? CH2 आ जाएगा, यहाँ पे CH आ जाएगा, CH आ जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? CH आ जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 आ जाएगा। 2 3 4 5 और एक 6। तो इस टाइप से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से बनने वाली स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो वो आपका पहला केस जहाँ पर यहाँ पर 2 क्या बन रहे हैं? इन दोनों एल्काइन के लिए और आपका डाईइंस के लिए। किसके लिए? डाईइंस के लिए आपके क्या बन रहे हैं? डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन 2 रिंग बन जाए आपकी। क्या बन जाए? 2 रिंग बन जाए। अब 2 रिंग कैसे बन सकती है ये तो जानते हैं, देखते हैं क्या कैसे बनेंगे 2 रिंग। देखो, ये पॉसिबल हो सकता है केवल और केवल स्पायरो कंपाउंड में। देखो कितने कार्बन है यहाँ पे? 4 कार्बन है ना भाई। यहाँ पे कार्बन कितना आपका? 4 ही तो है। अगर मैं यहाँ पर ये कार्बन है, कितने डिग्री है ये कार्बन? 3 डिग्री है ना, तो यहाँ पर H लग जाएगा, यहाँ पर CH2 लग जाएगा, यहाँ पर ये 3 डिग्री CH लग जाएगा, यहाँ पर CH2 लग जाएगा ना। तो देखो कार्बन 4, हाइड्रोजन कितने आ गए? 6 आ गए। कैसा कंपाउंड है ये? बाईसाइक्लो। तो एक हमारा बाईसाइक्लो कंपाउंड बन सकता है। स्पायरो क्यों नहीं बन सकता? स्पायरो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि स्पायरो बनाने के लिए हमें मिनिमम जो कार्बन की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो 5 बनती है। 5 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। देखो सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट आपका जो कार्बन एटम है वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट स्पायरो कंपाउंड है वो ये वाला है। कौन सा वाला है? ये वाला है। और स्मॉलेस्ट आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड कौन सा है? 4 कार्बन वाला। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट आपका
बाईसाइक्लो कंपाउंड है और ये आपका स्मॉलेस्ट स्पायरो कंपाउंड है। 4 कार्बन के लिए आपका स्मॉलेस्ट होता है बाईसाइक्लो और स्पायरो के लिए 5 होता है। तो यहाँ पर तो 4 कार्बन है तो आपका बाईसाइक्लो ही पॉसिबल है। ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर रिंग बन रहा है। क्या बन रहा है, रिंग बन रहा है। अब दूसरा आपका रिंग भी बन सकता है और क्या बन सकता है, पाई बॉन्ड भी बन सकता है। भाई ये केस तो मैंने कंसिडर कर लिया, रिंग वाला भी कर लिया मैंने और ये वाला भी कर लिया, दोनों केस। अब ये वाला एक रिंग और एक पाई बॉन्ड। अब कार्बन कितने यहाँ पे, 4 कार्बन है तो 1 2 3 और 1 4, एक रिंग बन गई। अब मेरे को इसमें एक डबल बॉन्ड भी लगाना जरूरी है क्योंकि तभी तो फॉर्मूला अपना सेट होगा। तो एक पाई बॉन्ड लगाया और एक रिंग हो गई यहाँ पे। अगेन काउंट करो, यहाँ पे S लगाया, यहाँ पे S लगाया, यहाँ पर S2 लगा दिया, यहाँ पे S2 लगा दिया, ये बन गया ना। उसके बाद 4 कार्बन इस टाइप से भी ले सकते हैं हम। देखो किस टाइप से ले सकते हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और एक 5वां कार्बन। 4 कार्बन हो गए ना, हाँ 4 कार्बन हो गए। अब चारों कार्बन में एक में डबल बॉन्ड भी लगाना है। मान के चलो डबल बॉन्ड मैंने इस पोजीशन पर लगाया तो यहाँ पर कितना CH हो गया, यहाँ पे भी CH हो गया, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पे भी CH हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया। ठीक है, तो 1 2 3, 3 और 3 6। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद हम इसकी पोजीशन ही चेंज कर दें। अब की बार क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ऊपर वाले में लगा दूँ तो यहाँ पर ऊपर वाले में लगाऊंगा तो CH2 बन जाएगा डबल बॉन्ड के साथ। कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, ये साइकिल बन गई ना। एक पाई बॉन्ड लगा दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे CH2 लगा दें हम, यहाँ पे भी CH2 लगा दें, इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट है। 2 4 और 1 6। तो ये क्या बना आपका, ये वाले जो कंपाउंड्स बनाए मैंने आपके लिए, ये क्या बने, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड टाइप के कंपाउंड बने। तो ये होता आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जहां पर आप दोनों मेथड से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दूं जहां पे आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो कैसे बता सकते हैं, देखो अब इतना कुछ डिस्कस करने के बाद में अब कुछ कंपाउंड्स के आप खुद बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, इसमें आपका HC डबल बॉन्ड OCH3 कितने रिंग दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही ना। पाई बॉन्ड दिख रहा है तो पाई बॉन्ड दिख रहा है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना बताओ, एक ही तो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना, एक ही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, मान के चलो ये आपके पास कोई बेंजीन है, बेंजीन में यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड लगे हुए हैं। ऊपर आपका ये वाला फ्रेम है, ये वाला इस टाइप का, और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। इसमें आपको बताना है कि कितने आपके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बनेगा। बताओ कैलकुलेट करके कितना बनेगा। देखो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। 6 तो है पाई बॉन्ड और 2 है रिंग, तो 6 और 2 कितने बन गए, 8। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना बन गया, 8 बन गया। उसके बाद देखो जैसे कुछ इस टाइप से एक साइक्लोहेक्सेन बनाया हमने और इसको हमने बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। तो देखो कितनी रिंग है, यहाँ पे 2 रिंग है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना बन गया, यहाँ पे 2 बन गया, कोई बाई बॉन्ड नहीं है। उसके बाद देखो ये आपका कैसा कंपाउंड है, ये तो आपको शायद पता ही चल गया होगा, स्पायरो कंपाउंड है। स्पायरो कंपाउंड में देखो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। अगर मैं डबल बॉन्ड लगा भी दूँ यहाँ पे, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना बनेगा बताओ। 2 तो पाई बॉन्ड है और 2 क्या है आपकी रिंग है, तो एक रिंग ये, एक ही रिंग ये, 2 पाई बॉन्ड, तो कितना बन गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, 4। कितना बन गया, 4। ठीक है, उसके बाद आप बहुत सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने ऑक्टागन बनाया कुछ इस टाइप से, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया और यहाँ पे लगाया। इसमें बताओ आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना बनेगा, कितना। 4 तो पाई बॉन्ड है और 1 है रिंग, तो कितना बन गया ये, 5। कितना बन गया, 5। तो आई थिंक आपको ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नाम का जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। अब दूसरा, इसी में ही थोड़ा सा चार्ज भी दे देता है कई बार, वो चार्ज को भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। चार्ज को कैसे देता है आइए देखते हैं। कई बार चार्ज को दे देता है तो आपको
1/2 के साथ चार्ज का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो मैं फाइनली बोलूँ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ पाई प्लस के रिंग, ये आपको पता होना चाहिए, प्लस के अगर आपका चार्ज है तो हाफ लगाओ उसमें, इनटू के नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और रेडिकल हो सकता है आपका। ठीक है, रेडिकल भी बताऊंगा आपको रेडिकल क्या होता है। प्लस या नेगेटिव का चार्ज कुछ भी आता है तो वहां पर आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट होता है। अब देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर ये H है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका लग जाए कुछ O नेगेटिव। ठीक है, एक चार्ज लगा हुआ है ना, नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है ना। अब देखो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे भाई, एक पाई बॉन्ड है, रिंग तो नहीं है, नहीं है, एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हम 1/2 को एक नेगेटिव चार्ज करेंगे तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 तो आएगा भाई, 1/2 इंटू के 1 0.5 तो आता है। तो इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आता है वो कितना बनता है 1.5, कितना आता है 1.5। अगर ये OH जुड़ा होता, मान चलो इसी को मैं कंप्लीट बनाता हूँ, HC डबल बॉन्ड O और ये OH क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। यहाँ पे इसके पास एक क्या है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, कितना बन जाएगा इसका, एक पाई बॉन्ड है तो एक हो गया, इसके ऊपर कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है किसके बीच में, आपकी ऐसी स्पीसीज के बीच में जहां पर आपका चार्ज भी होता है, क्या होता है, चार्ज भी होता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लिखा रहा हूं मैं, इसको आप टॉपिक नहीं सॉरी एग्जाम्पल, ये आपका फिनोल होता है, क्या होता है, फिनोल होता है। फिनोल पे क्या होते हैं, अल्टरनेटिव पोजीशन पर डबल बॉन्ड होते हैं और ऊपर एल्कोहलिक ग्रुप होता है, क्या नाम होता है इसका, फिनोल। बताओ यहाँ पर इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना बनेगा, एक रिंग और आपका 3 पाई बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना बन गया, 4 बन गया। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को गायब कर दूं, किसको गायब कर दूं, एक हाइड्रोजन को गायब कर दूं, तो यहाँ पर बनेगा H+ और साथ में क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन, क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन, क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन। तो यहाँ पे O नेगेटिव। ठीक है, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन। बताओ इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना बनेगा भाई, इसके लिए तो 4 है, कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, 3, एक यहाँ पर रिंग है तो 4 हो गया और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, मतलब इसकी वजह से 0.5, तो 4 और 0.5 कितना बन गया, 4.5। चाहे आपका नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, आपको पॉजिटिव में ही क्या लिखना है, घटाना नहीं, बढ़ाना ही है। ठीक है, तो ये होता है आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट चार्ज स्पीसीज के भी लिए। ठीक है, क्लियर समझ में आया। एक दो एग्जाम्पल और कराता हूँ ताकि आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आई होप आपको ईच एंड एवरी पॉइंट पूरी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल और साधारण शब्दों में आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ। देखो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल है आपके लिए, इसमें तुम्हें खुद बताना है। यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है और ये पॉजिटिव लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना बन रहा है, स्ट्रक्चर को देखने के साथ ही बताओ कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे। बताओ 3 तो पाई बॉन्ड है और एक रिंग बन रही है 4 और एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो कितना बन जाएगा 4.5, कितना बन जाएगा 4.5, क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बन जाएगा। आपको ये चीज़ें समझ में आई ना, आ चुकी है बिल्कुल। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम के इस टॉपिक को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो आई थिंक आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा, जहां पर आपको 3 फॉर्मूले ध्यान रखने। पहला आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है तो वहां पर रिंग और आपके पाई बॉन्ड की जो कैलकुलेशन होती है, दोनों को प्लस करिए, आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला, कार्बन की संख्या का 1 के साथ प्लस कीजिए, H प्लस के x माइनस के n डिवाइड बाई 2 करिए, ये भी फॉर्मूला आपको क्या देगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देगा। तीसरा, अगर आपकी क्लोज शेप है, जैसे क्यूबिक हुआ आपका, प्रिज्म देखा था मैंने, वहां पर नंबर ऑफ फेसेस माइनस के नंबर ऑफ बॉक्सेस के थ्रू आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और फाइनली आपका अगर कोई चार्ज है तो पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर रेडिकल के लिए 0.5 का क्या करना, आपको प्लस करना है। ठीक है, तो यहां पर हम समाप्त करते हैं अपना टॉपिक डबल बॉन्ड